हम आज छायावाद की प्रवृत्तियों पर विचार प्रस्तुत करेंगे। छायावाद का उदय और विकास काल 1910 से लेकर 1937 के मध्य रहा है। द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ है। आज हम छायावाद की प्रवृत्तियों पर अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। छायावाद भारतीय भावात्मक रहस्यवाद का अभिनय रूपांतर है। इसी के साथ ही जब नवशास्त्रीयवाद विश्व के अंतर्गत व्याप्त हुआ तो नवशास्त्रीयवाद के कारण समूचे विश्व में स्वच्छंदतावादी युग की स्थापना हुई। तो छायावाद के अंदर भी हम विविध विश्व स्तर के जो साहित्य रहा है या साहित्यकार रहे हैं उनका आश्रय और प्रकृति का आश्रय ग्रहण करके और छायावाद की रचना हुई है। छायावाद की मूल प्रवृत्ति में जहाँ एक नई चेतना जो कि नवशास्त्रीय युग के कारण आई, स्वच्छंदतावाद के कारण आई, विविध विश्व स्तर के साहित्यकारों के माध्यम से आई, उस चेतना का और जो प्रकृति के माध्यम से जो छायावाद की अभिव्यंजना इस काल के कवियों ने की, उसके माध्यम से छायावाद की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत होती है। वस्तुतः छायावाद के 4 कवि माने गए हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा आते हैं। इनकी काव्यगत विशेषताओं के आधार पर ही छायावाद की प्रवृत्ति निर्धारित की जाती है। छायावाद में रहस्यात्मकता का आरोप बराबर रहता है। कह सकते हैं कि रहस्यानुभूति के अभाव में छायावाद की रचनाशीलता की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात छायावाद में रहस्यवाद का होना एक आवश्यक बिंदु है। इसलिए छायावाद के जो भी साधक कवि हुए हैं, छायावाद के जो भी रचनाकार हुए हैं, उन्होंने परमात्मा के साथ प्रकृति के रहस्यवाद की ऐक्यानुभूति को जोड़कर छायावाद की काव्य रचना की है। अर्थात परमात्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को प्रकृति की रहस्यानुभूति के साथ जोड़कर छायावाद की प्रस्तुति होती है। यदि हम आंसू काव्य को देखें, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है, उस आंसू काव्य में भी पुरुष के माध्यम से प्रकृति को वहाँ उसकी अनुभूति को वहाँ प्रकट किया गया है। तो छायावाद का जो स्वरूप है वह स्वरूप रहस्यवाद से चल कर के और अपनी अभिव्यंजना तक आता है, जिसमें परमात्मा और प्रकृति की ऐक्यात्मकता की अनुभूति बराबर बनी रहती है। छायावाद की प्रवृत्ति को लेकर के यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि छायावाद का कवि कला, कल्पना और प्रतीकात्मकता के सहारे आगे बढ़ता है। कला से तात्पर्य यह है कि उसकी अभिव्यंजना, उसके विचार तत्व
और उसकी प्रस्तुति वह किस तरीके से करता है, साथ ही वह अपनी कल्पना को माध्यम बना करके जब रचनाशीलता में आता है तो वह जो असुंदर है, जो भदेश है, उस रूप को भी वह अपनी कल्पना के सहारे आकर्षित बना देता है और इसी तरीके से वह प्रतीकात्मकता का सहारा भी लेकर के आगे बढ़ता है। तो छायावाद काव्य के अंदर उनकी प्रवृत्तियों में 3 गुण विशेष रूप से पाए जाते हैं। पहला गुण है कला का, दूसरा कल्पना का और तीसरा प्रतीकात्मकता का। कला, कल्पना और प्रतीकात्मकता से संयुक्त होकर ही छायावाद का कवि अपनी रचनाशीलता को पूर्ण बनाता है, उसमें आकर्षण पैदा करता है और साथ ही साथ उसमें जो भावाभिव्यंजना आती है वह बड़ी ही मनोरम प्रस्तुत होती है। सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐंठी सी। जैसा कि हमने छायावाद की प्रवृत्ति के अनंतर देखा कि छायावाद की काव्य रचना कला, कल्पना और प्रतीकात्मकता के बल पर घटित होती है। यहाँ यह जो छंद प्रस्तुत किया गया है, इस छंद पर प्रकृति के विविध रूपों का आरोप मानव पर लगाया गया है। जब महाजल प्लावन के बाद जब प्रकृति का अभ्युदय हुआ, धरती जब जल में से निकली, तो रचनाकार ने इस प्रकार से अपनी कल्पना के और अपनी संकेतात्मकता के बल पर यह बताया कि जैसे प्रकृति जो धरती का छोटा सा रूप जो उभर करके आया पानी में, वह ऐसा लगा कि जैसे कोई नारी अपना संकुचित होकर के और कुछ मान किए हुए, कुछ ऐंठी हुई सी बैठी हुई है। इस प्रकार से जो एक दृश्य जो छायावादी रचनाकार ने उभारा और जो महाजल प्लावन के बीच से जो एक धरती का एक छोटा सा छोर जब दिखाई दिया, तो उस रूप को अपनी कल्पना के सहारे किस तरीके से मनोरम और किस तरीके से कलात्मक और किस तरीके से प्रतीकात्मक बना करके उन्होंने प्रस्तुत किया, यह विचारणीय है। इसलिए छायावाद के रचनाकारों ने अपने काव्य में कला, कल्पना और प्रतीकात्मकता का सहारा लेकर के काव्य को मनोरम और सुंदर बना दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि छायावादी युग कला, कल्पना और प्रतीकात्मकता का युग था, इसी के माध्यम से छायावाद की अभिव्यंजना की गई। तो छायावाद युग के अंतर्गत जो अभिव्यंजना में कलात्मक सौंदर्य दिखाई देता है, उस सौंदर्य में यदि हम देखें तो उसमें हृदय का जो आंतरिक सौंदर्य है, उस सौंदर्य की छटा वहाँ नहीं मिलती। जो भीतर का सौंदर्य है, भीतर की सच्चाई है, भीतर का जो एक रोचक साम्राज्य है, उस साम्राज्य का अभिव्यंजन छायावाद के अंतर्गत नहीं होता, बल्कि जो बाह्य आडंबर हैं, जो प्रकृति के अंदर जो बिखरे हुए तत्व हैं, प्रकृति का जो स्वरूप है, उस सारे स्वरूप के माध्यम से छायावाद की कविता होती है। इसलिए छायावाद का जो एक कला तत्व है, वह कला तत्व मन की सच्चाई को, मन की जो स्पष्टता को, मन का जो एक सौंदर्य है, उस सौंदर्य को वह प्रकट नहीं करता, बल्कि जो बाह्य आडंबर हैं, जो प्रकृति में दिखाई देता है, उससे जुड़ कर के वह अपनी रचना करता है। तो यहाँ जो छायावाद कवि की जो कला है, उसकी कल्पना है, उसकी अभिव्यंजना का जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य प्रकट होता है कि वह किस तरीके से बाह्य आडंबरों से संश्लिष्ट होकर के, जुड़ करके और अपनी रचना प्रक्रिया को संपादित करता है।
शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छुपाए, जीवन की गोधूलि में कौतूहल से तुम आए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हम देखते हैं कि परमात्मा का स्वरूप किस प्रकार से रहस्यवादी तरीके से छायावादी कवि अपनी कविता में प्रस्तुत करते हैं। मूल रूप से छायावादी कवि आस्तिक भाव से चलते हैं। उनमें आस्तिकता अत्यधिक देखने को मिलती है। यही वजह है कि छायावादी कवि आत्मा से परमात्मा का और परमात्मा से आत्मा का मिलन कराते रहते हैं। जिस प्रकार से कि महादेवी वर्मा कहती है कि प्रेमी प्रेयसी का अभिनय किया तुम मुझ में हो फिर परिचय किया। यह जो रहस्यानुभूति है, यह जो उसके अंतस में छुपा हुआ परमात्मा का स्वरूप है, उसकी आत्मा में विराजित परमात्मा है, उसकी ऐक्यानुभूति को प्रकट करना भी छायावादी कवियों का विशेष गुण रहा है। यही कारण है कि छायावादी कवि अपनी सांकेतिकता के बल पर, अपनी कल्पनाशीलता के बल पर उस रहस्य को भी उद्घाटित कर देते हैं जो रहस्य प्रकृति के झीने आवरण के बीच छुपा हुआ है। उस छुपे हुए रहस्य को भी अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से प्रकट कर उसके ऐक्यानुभूति करा देते हैं। छायावाद के कवियों की अन्य प्रवृत्तियों में उनकी चित्रभाषावादी प्रवृत्ति भी सामने आती है। चित्रभाषावादी प्रवृत्ति से हमारा तात्पर्य है कि वह चित्रात्मक भाषा के माध्यम से रहस्य अनुभूति को प्रकट करती है। पाश्चात्य साहित्यकारों ने चित्रभाषावाद के माध्यम से अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। क्योंकि छायावाद का अधिकतम आधार विविध पाश्चात्य साहित्यकारों और प्रकृति के आश्रय से अभिव्यक्ति का है, इस कारण छायावादी कवियों ने भी चित्रभाषावाद को अपनाकर अपने कला कौशल, अपनी कल्पना शक्ति और अपनी सांकेतिक ताकत के माध्यम से उन्होंने चित्रभाषा का प्रयोग किया है। सुमित्रानंदन पंत के काव्य में यदि हम देखें तो वहाँ सर्वत्र चित्रभाषा का रूप हमें देखने को मिलेगा। इस संदर्भ में पंत की परिवर्तन शीर्षक कविता का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो चित्रभाषात्मकता का एक सबल उदाहरण है। अहे वासुकी सहस्र फन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे, चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर। जिस प्रकार रहस्यवाद में विरहानुभूति का पता मिलता है, उसी प्रकार छायावादी कवियों के अंदर भी करुणा और निराशा का रूप सर्वस्व विद्यमान होता है। छायावादी कवि अपनी हताशा, निराशा और दुख को लेकर भी आगे बढ़ता है। उनके काव्य रचना के अंदर नैराश्य उभर कर आया है, दुख उभर करके आया है और हताशा और निराशा उनके काव्य में सर्वत्र देखी जाती है। यदि हम प्रसाद के आंसू को देखें तो हम पाएंगे
कि वहाँ भी रचनाकार की निराशा प्रकट होती है। कवि कहता है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इस प्रकार जैसे रहस्यवाद में विरहानुभूति छुपी हुई मिलती है, उसी प्रकार छायावादी कवियों की काव्य रचनाओं के अंदर निराशा और करुणा का बोध भी सर्वस्व देखने को मिलता है। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के अंतर्गत यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि वहाँ की कविताओं के अंतर्गत सौंदर्य सर्वत्र बिखरा पड़ा है। रहस्यात्मक, प्रणयात्मक और रागात्मक सौंदर्य की छटा वहाँ सर्वस्व दिखाई देती है। सौंदर्य से जुड़ करके रचनाकार अपनी काव्य रचना को संपादित करता है। छायावादी कवियों में सौंदर्यानुभूति बड़ी प्रबल है और बड़ी समर्थ होकर के प्रस्तुत होती है। वह प्रकृति के अंतर्गत सौंदर्य तलाशता है, प्रकृति को सौंदर्य को उद्घाटित करता है, मानव के भीतर स्थित सौंदर्य को उद्घाटित करता है और परमात्मा और आत्मा के सम्मिलन में जिस सौंदर्यानुभूति जो एकात्मकता के बल पर प्राप्त होती है, उसका उद्घाटन भी कवि अपने काव्य में करता चलता है। यहाँ एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रतिमा में सजीवता सी बस गई सु छवि आँखों में, थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में। किसी भी काव्यात्मक विधा की विशेषताओं का ज्ञान हमें उसमें निहित उसकी प्रवृत्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। जब हम छायावादी काव्य रचना के अंदर प्रवेश करते हैं तो हम पाते हैं कि छायावाद का जो समूचा काव्य सौष्ठव है वह एक और जहाँ भारतीय भावात्मकता के रहस्य को उद्घाटित करता है, वहीं वह विविध पाश्चात्य साहित्यकारों से जुड़कर और उसी के साथ प्रकृति का आश्रय ग्रहण कर अपनी कविताओं को रचता है। वह कभी प्रकृति से सौंदर्य को अपनाता है तो कभी प्रकृति के झिलमिल दर्पण के बीच से रहस्य अनुभूति को प्राप्त करता है। इस तरह छायावादी कवि अपने चिंतन की, अपनी अनुभूति की पराकाष्ठा को प्रकृति के आश्रय से उद्घाटित करता है। छायावाद में रहस्यवाद का होना एक महती आवश्यकता है। रहस्यवाद के बिना छायावाद की परिकल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का सम्मिलन, उसकी ऐक्यानुभूति छायावाद का दर्शन करती है। तो छायावाद में प्रेमी और प्रेयसी, प्रेयसी और प्रेमी के बीच में तादात्म्य भाव चलता ही रहता है।
इस तादात्म्य भाव को पकड़ने के लिए कभी छायावादी कवि कला का सहारा लेते हैं, कभी कल्पना का सहारा लेते हैं, तो कभी सांकेतिकता का सहारा लेते हैं। प्रकृति में हो रहे पल पल के परिवर्तन को, प्रकृति के अंदर जो भी कुरूप है, उस कुरूपता को भी छायावादी कवि अपनी लेखनी के बल पर उसको सौंदर्य से परिपूरित कर देते हैं। तो छायावादी कवि अपनी कला से, अपनी कल्पना से, सांकेतिकता से काव्य रचना का ऐसा संसार रचते हैं कि जिसमें अवगाहन कर कोई भी पाठक सौंदर्य अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। छायावाद के कवियों की जो काल्पनिक उड़ान है, उनकी कला का जो सौष्ठव है, इस पर यह आरोप किया जा सकता है कि वह मन की निश्चलता को लेकर के वे आगे नहीं बढ़ते, बल्कि जो बाह्याडंबर है, जो बाहरी जगत है, जो बाहरी जगत में उनको दिखाई दे रहा है, जो दृष्टिगोचर होता है, उसको वे अपनी लेखनी से पकड़ते हैं और उसकी प्रस्तुति अपने काव्य के अंतर्गत करते हैं। इसलिए छायावादी कवि आंतरिकता को उद्घाटित नहीं करता, वह बाह्य जगत को उद्घाटित करता है। लेकिन रहस्यवाद के क्षेत्र में जब छायावादी कवि उतरता है, तो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उसके पर्दे के भीतर जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसको भी वह अपनी कल्पना के सहारे बाहर ले आता है और इस तरीके से जीव का परमात्मा के साथ तादात्म्य करा देता है। छायावादी कवियों की एक और विशेषता है उनकी चित्रभाषात्मकता। वे अपने काव्य के अंतर्गत शब्दों से ऐसा चित्र बनाते हैं कि जो चित्र साकार होकर के बोलने लगता है। ये उनकी लेखनी का बहुत बड़ा कौशल है। चित्रभाषावाद पाश्चात्य चित्रभाषावाद का अनुकरण है। छायावादी कवियों ने भी चित्रभाषावाद को अपने काव्य में प्रचुर स्थान दिया और उनके माध्यम से अपनी कविताओं को वाचाल बनाया है। छायावादी कवि अपनी अनुभूति में प्रणयात्मकता, रहस्यात्मकता को लेकर के बढ़ते हैं, इसलिए उनकी प्रणयानुभूति भी तीव्र से तीव्रतर है। जहाँ प्रणय का तीव्रतर रूप विघटित होता है, वहाँ छायावादी कवियों के अंदर निराशा और दुख भी पर्याप्त रूप से व्याप्त होता है। इसलिए छायावादी कवियों ने नैराश्य को और दुख को और करुणा को भी समय समय पर अपने काव्य के अंतर्गत स्थान दिया है। करुणा और दुख भी छायावाद की सृजनात्मक शक्ति रही है। इस आंतरिक पीड़ा को रचनाकार ने शब्द दिए हैं और चित्रभाषा का रूप भी दिया है। इसी प्रकार छायावादी कवियों के अंदर उनकी प्रवृत्तियों में कई जगह मानवीकरण भी आया है। इसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। मानवीकरण रूप प्रकृति को नारी के रूप में चित्रित करना और उसकी प्रस्तुति काव्य में दिखाना। इस प्रकार छायावाद का जो
समूचा काव्य सौष्ठव है, वह सौष्ठव कला, कल्पना और सांकेतिकता के साथ साथ रहस्यानुभूति और प्रणयानुभूति पर टिका हुआ है। इस प्रकार यदि हम पाएं कि छायावाद की काव्य प्रवृत्ति क्या है, तो हम देखेंगे कि छायावाद की समूची काव्य प्रवृत्ति भारतीय भावात्मक रहस्यवाद का अभिनव रूपांतर है। उसमें अपने ढंग का शिल्प है, अपने ढंग की भाषा है, अपने ढंग का कथ्य है, अपने ढंग का संप्रेषण है। छायावादी कवि कला के पार जाता है, कल्पना के पार जाता है और सांकेतिकता के पार जाता है, और इतनी दूर तक चला जाता है कि वहाँ से वो प्रकृति के आश्रय से, रहस्य के आश्रय से नई नई चीज़ों की तलाश करता है और उन समूची चीज़ों को चित्रात्मक शैली से अपने काव्य में स्थान देता है।